वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो हम नंबर सिस्टम पर इतने दिन डिस्कस कर रहे थे और अपना नंबर सिस्टम का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम का जितना बेसिक अपने काम आने वाला था वो मैं करवा चुका हूं। और भी कोई पार्ट बचेगा तो अपन जैसे जैसे कक्षा में बीच में कोई टॉपिक आएगा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करें अपने 10th का कोर्स स्टार्ट करें आज से। और कोर्स स्टार्ट करने में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 अपने में 10th की बात करूं तो वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर मैं बात करूं अपने बाकी पहले और दूसरे चैप्टर की तो पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या से रिलेटेड और दूसरा चैप्टर होता है बहुपद से रिलेटेड। हालांकि दोनों चैप्टर है इजी, परंतु मैं वो चैप्टर उठा लेते हैं जो आपको शुरू में इतना एक्टिव कर दे कि बाकी चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको शुरू से आपको इतना इंटरेस्ट आने लगे गणित में ताकि आगे बहुत मजा आए, क्योंकि सफर अभी लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है अपनी। तो उस सफर की शुरुआत की ना हो से वास्तविक संख्या आप 9th में भी पढ़ते आते हो, अभी वापस पढ़ाऊंगा सर ये तो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, वापस वही पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो कुछ नई चीज पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और मजबूताई मिलेगी आपके आगे के सफर को। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जुड़ जाए बहुत जुनून के साथ में और जोश के साथ में और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आप भी आनंद लीजिए इस क्लास का। 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाने का आपको रास्ता हम बताएंगे, उस रास्ते आपको चलना है। अगर आप उस रास्ते चल लिए तो 10th में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जुड़ जाए बहुत जुनून के साथ में और रफ कॉपी फेयर कॉपी साथ में लेके बैठना, जो जो चीजें बताओ उनको फॉलो करना, आराम से 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने ही रहेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया सुविचार के साथ में। तो पढ़ लेते हैं अपना आज का सुविचार क्या है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। केवल ख्वाब बड़े देखने से, ऐसे नहीं कि सपना देख लिया मेरे को आईएएस बनना है, केवल ख्वाब देखने से सब कुछ नहीं होता था। नींद में देख रहे हाँ सुबह बढ़ूंगा उठूंगा तो कलेक्टर बन के उठूंगा मैं, ख्वाब देखने से क्या होगा, उस ख्वाब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक जिद बनानी पड़ेगी अपने अंदर कि ये तो मेरे को करके ही रहना है। एक जिद बना लो विद्यार्थियों की मैं 10वीं क्लास में गणित में 100 आउट ऑफ 100 लाके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस जिद के साथ में मेहनत की गई कभी विफल नहीं जाएगी आपकी। तो आज ही जुड़ जाओ बहुत जुनून के साथ में और 10th के लिए मेहनत स्टार्ट कर दो। आप बताए रास्ते पर चलो, आप 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। आज एक पैम्पलेट अपने जहां पर रूम में पढ़ते हो उसमें चिपका लो कि मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 लाके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास। मैथ में कंपटीशन आगे के लिए बहुत कम हो चुका है विद्यार्थियों, सब नीट के पीछे भाग रहे हैं, मैथ में बहुत कम स्टूडेंट बचे हैं। तो अपना लिए सेफ रास्ता है वो, परंतु हम उसी सेफ रास्ते में अगर और मेहनत कर लिए तो बताओ कितने मजबूत हो जाएंगे हम। तो उसी मजबूती को करने के और बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म था अपना। इस प्लेटफॉर्म पर हम क्लासेस दे रहे रेगुलर, आप भी एंजॉय कर रहे हो, परंतु अब ये जो जुनून है इसको और बढ़ाना है आपको। और 10th में मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाके दिखाना है। नींद वगैरह भूल जाओ और जुड़ जाओ जुनून के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मोटिवेट लाइन आपको मोटिवेट करती रहेगी और संजो के रखना अपने हार्ट में, ताकि पूरी साल आपके दिलो दिमाग में बसती रहे ये लाइन। आज का अपना जो चैप्टर होगा वो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। विद्यार्थियों, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले तो उस चैप्टर का मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर पर घुसने वाले हैं। पहले मैं पूरे चैप्टर की समरी बता देता हूं, इस चैप्टर में होने वाला क्या क्या है। ये चैप्टर की समरी आपने जान ली तो आगे का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ अच्छा, इसके बाद में ये आने वाला, इसके बाद में मेरे को ये पढ़ना है, एक समरी सेट होनी चाहिए दिमाग में। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। हर शब्द का मीनिंग है दो चर लिखे हुए। क्या चर लिखे हुए अपने पास में? दो चर लिखे हुए। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। अपने पास में कितने चर लिखे हुए भाई? दो चर लिखे हुए। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या लिखे हुए? युग्म लिखे हुए। चर कितना है मेरे पास में? दो चर। विद्यार्थियों, दो राशियां होती है अगर हम सोचे तो, एक तो चर होता है, एक मेरे पास में क्या होता है? अचर। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। एक चर होता है, एक क्या होता है? अचर होता है। गरीब विद्यार्थी परेशान ना हो, गरीब विद्यार्थी के अलग अलग डोज है मेरे पास। चर अचर की अगर मैं तुलना करूं तो चर वो राशियां होती है जिनकी, देखो चर वेरिएबल लिखा हुआ अंग्रेजी में, चर वे राशियां होती है जिनकी वैल्यू बदलती रहे। अभी 2 रखे तो वो 3 प्राप्त हो, 3 रखे चाहे वो आगे की बात है, परंतु हाल फिलहाल शॉर्टकट में ये समझ लो चर वे राशियां होगी जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी, वेरिएबल जिनको बोला जाता है।
अचर को अंग्रेजी में बोला जाता है कांस्टेंट, जो फिक्स रहे, जो वैल्यू निश्चित रहे, जिसकी वैल्यू ना बदले, अचर रहे। जैसे 2, 5, 7, 8, 10, 15, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x की जगह क्या लिख रहे हो, ये 2 को क्या फर्क पड़ेगा, 2 का तो 2 ही रहना। तो वो क्या होते हैं अपने पास में अचर है, जो राशियां होती है 2, 4, 5, 15, 20 गिनती के जो नंबर है वो तो होते हैं अचर। और चर होता है वो जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वो अपने पास में क्या कहलाने वाला है भाई, चर। तो 2 चीजें हो गई, चर और अचर। ठीक है, चर शब्द का तो मीनिंग क्लियर हो चुका है। अब चर होने वाले कितने हैं, 2, मतलब 2 क्वांटिटीज होगी जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी। आगे रैखिक समीकरण क्या है, युग्म को आप जानते होंगे। युग्म का मतलब होता है पेड़ में, जोड़े में। कोई भी चीज है वो जोड़े में है। जैसे अपन जूते भी खरीदते तो जोड़ा आता है अपने पास में कि एक ही जूता पहन के घूमते रहते हो, जोड़े में आते हैं जूते भी। इसी प्रकार चप्पल भी अपने जूते में जोड़े में आती है। तो उसका मतलब होता है कोई चीज युग्म आना, कोई पेड़ बना। पेड़ हो गया अपने पास में। उसके बाद में ये जो रैखिक शब्द लिखा हुआ, इसका क्या तात्पर्य है और इक्वेशन का क्या तात्पर्य है, इन पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर विद्यार्थी में बात करूं रैखिक शब्द की, लीनियर की, तो अगर मैं 9th क्लास का हल्का भी आपके बेसिक में अगर हम पहुंचे, तो हालांकि आपने बहुपद के बारे में नॉर्मल जानकारी होगी, मैं मानता हूं। अब अगर आपने बहुपद पढ़ा तो वहां पर अलग अलग प्रकार के आपने बहुपद पढ़े होंगे। जैसे रैखिक बहुपद पढ़ा होगा, द्विघात वाला बहुपद पढ़ा होगा, त्रिघात वाला बहुपद पढ़ा होगा। ये मैं जो सब बोल रहा हूं बहुपद की क्या बीमारी है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितनी घात का हो सकता है, कम से कम कितनी घात होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी घात होगी, इन चीजों की सारी क्यूरियोसिटी बनी हुई है अपने दिमाग में। तो मैं बात करूं अगर बहुपद की, तो देखो बहुपद समीकरण, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें और बहुपद में कोई खास फर्क नहीं होता। जैसे कि मैं बहुपद लिख देता हूं, इधर तो मैं बहुपद लिख रहा हूं और इधर मैं समीकरण लिख रहा हूं। देखो देखिए, तुलना करके हम फर्क निकालने वाले हैं, बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होगा। अगर मैं बहुपद की बात करूं तो किसी के बराबर लिख लूं या ऐसे ही लिख लूं, मैं लिख लेता हूं 4x² प्लस का 5x, क्यों इतना लिख लिया, बहुपद बन गया। अगर मैं इधर लिख लेता 4x² प्लस 5x और बराबर में लिख लेता मैं 0, ये क्या बन गई, समीकरण। अगर मैं इधर लिख लेता 2x प्लस 3 तो क्या होता, बहुपद। इधर मैं लिख लेता 2x प्लस 3 बराबर 2 लिख लूं, समीकरण बन गई। इधर मैं लिख लेता 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x, इतना लिख लिया, बहुपद बन गया। इधर लिख लेता हूं मैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x बराबर 2, 3, 5, 0, कुछ भी लिख सकते हो, वो क्या बदल जाएगी अपने पास में, समीकरण। कहने का तात्पर्य बहुपद जब लिखते हैं तो बराबर में कुछ नहीं लिखा जाता है, और जो समीकरण लिखते हैं तो बराबर में आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग। जैसे 0, 2, 3, 4, 5, -2, 3, x भी लिख सकते हो, 2x, 3x, कुछ भी लिख सकते हो। वो तमाम चीजें लिखी गई अगर, तो वो चीज क्या कहलानी है वाली मेरे पास में, समीकरण। और अगर बराबर में कुछ नहीं लिख रहा हूं तो वो मेरे पास में क्या कहलाएगा भाई, बहुपद। कहने का तात्पर्य ये अगर बहुपद है तो शॉर्टकट में अगर हम बाकी 11th क्लास में अगर पहुंचेंगे तो इसको लिखा जाता px से, p ऑफ x। p क्यों लिखा गया, अपने पास में पोलिनोमियल होता है जिससे बहुपद को p से दिखाते हैं। तो px बराबर अगर मैं लिख दूं 4x² प्लस क्या है 5x, बराबर में कोई संख्यात्मक मान अगर मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई संख्यात्मक मान 0, 1, 2, 3 x वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो वो अपने पास में क्या कहलाने वाला है भाई, बहुपद। और बराबर में कोई क्वांटिटी लिख दी मैंने, इवन में तो x और 2x और 3x कुछ भी लिख दूं, वो अपने पास में क्या रहने वाला है भाई, समीकरण। तो ये तो मोटा मोटा फर्क था समीकरण और बहुपद में। अब मैं कुछ एग्जांपल के साथ में इन पर रहते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो मैं लिख देता हूं, अगर अपने को लिखना होता एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला रैखिक बहुपद लिख देते हैं, एक चर वाला रैखिक बहुपद। चलो, एक चर वाला रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक शब्द लिखा मैंने, अब इस रैखिक पर समझ लेते हैं। वापिस इधर आओ, देखें बहुपद समीकरण में पता चल गया। अब अपने पास में जो नाम है वो कौन से पर डिस्कस करनी है अपने को, रैखिक क्या है। रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है, 4 घात, 5 घात, 6 घात। ये शब्द अपने डिपेंड करते हैं x की मैक्सिमम पावर पर। अगर x की मैक्सिमम पावर अपने पास में 2 है तो द्विघात कहलाएगा, 3 है तो त्रिघात कहलाएगा, x की पावर 1 है तो अपने पास में क्या कहलाने वाला है भाई, रैखिक। जैसे मैं बात करूं अपने इसकी एक चर वाला रैखिक बहुपद, तो इसका उदाहरण अगर मेरे को लिखना होता, अगर मैं कहूं एक चर कितना है भाई, एक चर है, तो ये मैंने ले लिया अपने पास में 2x और प्लस में क्या लिख दिया मैंने 3।
x की मैक्सिमम पावर देखो देखे कितनी है, 1 है, और जिसकी पावर 1 होती है वो क्या कहलाता है, रेखिक। एक घात वाला क्या होगा, एक घात जिसके है वो तो होता है रेखिक। जिसके घात अपने पास में 2 घात है वो होता है अपने द्विघात। जिसके 3 घात है मेरे पास में वो होता है त्रिघात। इसी प्रकार आगे चलता रहता है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। एक चर वाला रेखिक बहुपद चर केवल मेरे को x दिखा, एक चर दिखा, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक घात वाला, तो क्या बोलूंगा, एक चर वाला एक घात को क्या बोला जाता है, रेखिक, रेखिक बहुपद। इनको बच्चों रेखिक इसलिए भी बोला जाता है, हम जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इस प्रकार की, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है भाई, रेखिक बोला जाता है। और मैं बात करूं एक चर वाला द्विघात बहुपद या 2 घात वाला बहुपद क्या होता है, एक चर वाला द्विघात बहुपद क्या होगा, उदाहरण लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 5x लिख लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस का क्या लिख लिया मैंने, 5x। x की मैक्सिमम पावर देख लो, देखिए कितनी है, 2 है। अचर सॉरी मेरे पास में चर केवल और केवल एक है, वो कौन है, x है। तो मैं क्या कर लूंगा, 2 घात तो द्विघात चर कितना है, एक चर वाला अपने पास में ये क्या है, एक भाई बहुपद है, तो 2 घात वाला ये क्या हो चुका है, बहुपद। अब अगर इनको शॉर्टकट में अपन समझने की ट्राई करें, दोनों का कंपैरिजन करके, तो उसको देखना, देखिए रेखिक समझ गए, जिसकी घात क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, जिस चर की घात 1। तो अब चर अगर 2 चर ले लेते हैं, देखो देखिए 2 चर वाली रैखिक समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण क्या होगी, मैंने शब्द क्या लिखा भाई, समीकरण, तो 100% बराबर में कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी। 2 चर वाली रैखिक समीकरण, इधर एग्जांपल है मेरे पास, देखो लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर क्या लिख देता हूं मैं, 0। सोचो चर कितने हैं, चर कितने हैं, 2, 1 और 2 चर है, बहुत बढ़िया। 2 चर वाली रेखिक क्यों, इनकी पावर देख लो कितनी कितनी घात है, एक घात है। तो अगर एक घात है, चर 2 हो गए और समीकरण हो गए, तो बराबर में कुछ ना कुछ आएगा, तो वो क्या कहलाता है मेरे पास में, समीकरण। तो ये क्या है मेरे पास में, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म नहीं कह सकते, अभी हाल फिलहाल समीकरण बना हुआ। अगर मैं बात करता 3 चर वाली रैखिक समीकरण, कितने चर वाली भाई, 3 चर वाली रैखिक समीकरण, तो किस प्रकार की बढ़ती बताओ, देखिए 3 चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, चर कितना आ जाता है, 3, x लिख देता हूं प्लस y लिख देता हूं प्लस z लिख देता हूं माइनस 5 बराबर क्या लिख देता हूं मैं, 0। इसमें चर सोचो कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, x y z इनकी वैल्यू बदलती रहती है, माइनस 5 बराबर क्या गया, 0। मतलब कहने का तात्पर्य 3 चर आ चुके हैं, समीकरण है बराबर में कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं बात करता 4 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म की, 4 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म कैसा, या केवल रैखिक समीकरण, ये युग्म नाम बार बार आ रहा है क्योंकि चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। तो चर कितना आएंगे, 4 आएंगे, x लिख लो, y लिख लो, अपने पास में z लिख लो, एक w लिख लो, और प्लस में 7 लिख लो, बराबर में क्या लिख लो, 0। चर कितने आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं, और समीकरण रैखिक है क्योंकि सबके घात क्या लगी हुई है, 1। पूरे एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं, एक चर वाली द्विघात समीकरण किस प्रकार की होगी, देखिए कैसी समीकरण भाई, द्विघात समीकरण क्या होगी है, द्विघात समीकरण। ये हालांकि अपने चैप्टर में काम में नहीं आ रहे हैं, परंतु आगे का बेसिक मजबूत करने के लिए, ये समझ विकसित करने के लिए है। एक चर वाली द्विघात समीकरण की बात करूं तो मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर क्या लिख देता हूं मैं, 0। देखो देखिए चर एक है, क्या एक चर है, घात कितनी, 2 है, द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि बराबर में कुछ लिखा हुआ है। तो ये होगी अपने पास में एक चर वाली द्विघात समीकरण। हम बात करते हैं एक चर वाली त्रिघात समीकरण की, तो क्या होता अपने पास में, एक चर वाली त्रिघात समीकरण की तो क्या बनती, सोचो देखिए, एक चर वाली त्रिघात समीकरण क्या होता, 3 घात बन जाती, x क्यूब आ जाता, 3x स्क्वायर कुछ भी हम मान लेते हैं, x आ जाता प्लस 9 आ जाता, बराबर में आ जाता 0। चर सोचो, चर कितना है, इसमें चर है मेरे पास में एक ही चर है, वो कौन है, x है, मैक्सिमम पावर 3 है,
तो घात हो गई 3, एक चर हो गया और समीकरण क्योंकि बराबर में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ 2 4 3 5 कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं बात करता एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती भाई, एक चर वाली रैखिक समीकरण अगर मैं पूछ लेता तब क्या बनती, जिसमें केवल चर अपने पास में कितना हो, एक हो, तो क्या होती, एक चर वाली रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो जिसमें चर एक है तो मैं लिख लेता हूं चर एक, रैखिक है तो घात एक और प्लस 5 बराबर क्या लिख लेता हूं मैं 0। तो ये बन चुकी है अपने एक चर घात एक वाली कैसी समीकरण, रैखिक समीकरण। तो ये था अपने पास में हल्का हल्का, इसका बेसिक हाल फिलहाल तो बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ, परंतु अगर हम बात करें तो एक चर होगा, दो चर होगा, किस प्रकार से लिखना है। अब अगर मैं आगे शब्द पर आऊं, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, इस रैखिक समीकरण युग्म का तात्पर्य होगा, रैखिक तो समझ गए जिसकी घात एक है, रैखिक समीकरण समझ गए जिसके बराबर में एनीथिंग कुछ ना कुछ हो, युग्म क्या होगा, युग्म का तात्पर्य होगा दो समीकरण जोड़े में आएगी, जैसे समीकरण कुछ इस प्रकार आएगी, दो चर -5 बराबर 0, एक समीकरण आ जाएगी 2x + 3y + 8 बराबर 0। ये दोनों समीकरण अगर साथ में मैं लिख दूं तो मैं बोलने वाला क्या हूं, ये समीकरण क्या अपने पास में कितने चर है, दो चर, घात एक है मतलब रैखिक है, चर कितने दो है, घात एक है मतलब रैखिक है, तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दोनों साथ में लिख दिया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये युग्म या पेयर जिसको कह सकता हूं। तो ये होता है अपने पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होती क्या है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब बच्चों इस चैप्टर में हम केवल रैखिक समीकरण युग्म ही नहीं पढ़ने की, हम उदाहरण देख लिए वो पढ़ने वाले, वो नहीं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मैंने x + y - 5 बराबर 0, x + 3y + 8 बराबर 0 लिखा हुआ है, इसमें x और y का क्या क्या मान आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, संतुष्ट जो मैंने सब बोला है उसको समझना। जैसे मैं बोल दूं अपने पास में 2x, सॉरी थोड़ा इजी ले लेते अपने ना, अगर मैं कभी बोल दूं x + y को छोड़ो, हाल फिलहाल और इजी ले लेते हैं, बिल्कुल आसान। अगर मैं कभी लिख दूं x + 5 बराबर में लिख देता हूं 0, बिल्कुल आसान से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसी दिन लिख दूं x + 5 बराबर 0 और मैं आपसे सवाल पूछूं बताओ x का मान क्या आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, पक्षांतरण करना आता होगा, कोई प्लस की चीज है उधर जाती है तो किसकी बन जाती है अपने पास में, माइनस की हो जाती है, तो x बराबर क्या होने वाला है मेरे पास में -5 होने वाला है। ये तो होता है बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। किसी दिन अगर मैं पूछ लूं कि x बराबर लिख दिया मेरे पास में, सॉरी x प्लस, अब y को ले लेते एक बार, कभी लिख दूं मैं x + y बराबर में लिख देता हूं 5, x + y बराबर 5 लिख दिया तो बताओ y का मान क्या होगा, तो बताओ y का मान क्या होगा यदि x का बराबर वो अपने को दे दे 3। सोचो x + y बराबर 5 है, यदि x + y बराबर 5 है तो बताओ y का मान क्या होगा यदि x बराबर क्या दे रखा है भाई 3। तो सही करते हैं, x की जगह कितना रखूंगा मैं 3, यहां कितना रख देता हूं मैं 3 प्लस आगे क्या है मेरे पास y बराबर कितना है मेरे पास में 5, 3 का पक्षांतरण करेंगे, प्लस का उधर गया तो क्या बनेगा भाई माइनस का, 5 - 3 मेरे पास में कितना आना है भाई 2। तो ये था अगर x की जगह 3 है तो y का मान निकालना। अच्छा x की जगह केवल 3 ही हो सकता है क्या भाई, चेंज हो सकता है। अगर मैं किसी दिन बोल देता आप रखो x की जगह 5 फिर y का मान बताओ, तो अगर मैं बाई चांस x की जगह 5 रख देता तो समीकरण क्या बनती, 5 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 उधर गया, 5 - 5 बराबर क्या आ जाता मेरे पास में 0 आ जाता। अगर अपने को कोई मान दिया तो दूसरा मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम समझ चुके हैं। संतुष्ट करने से मेरा तात्पर्य यह था, बताओ देखिए एक समीकरण लिख देता हूं x + y और बराबर में लिख देता हूं 5, x + y बराबर क्या लिख देता हूं 5। अब देखें ये एग्जांपल मान लो हमने, बताओ कौन से मान संतुष्ट करेंगे, क्या कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करेगा, सोचना आपको। x बराबर 1
y बराबर 3। दूसरा ऑप्शन x बराबर 2 y बराबर 3। ऑप्शन नंबर 3 x बराबर 4 y बराबर 2। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन लिख देते हैं, x बराबर अपने पास में मैं लिख देता हूं 3 और y बराबर लिख देता हूं मैं 2। इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन संतुष्ट कर रहे हैं वो चेक करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, x की जगह 1 y की जगह क्या है भाई 3, संतुष्ट करने से कोई समीकरण से मेरा तात्पर्य ये होता है जो जो मान दे रखे हैं अपने को x और y के वो उस समीकरण में रखो, x की जगह x को y की जगह y को, वो रखने के बाद में जो बराबर में मान है अगर वो आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट कर रही है, अदरवाइज समीकरण संतुष्ट नहीं कर रही है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो x की जगह क्या रखना, 1 रखो भाई। देखो 1 प्लस y की जगह कितना है 3, 3 रे को जोड़ो तो कितना आ रहा है 4, बराबर में कितना है 5, 4 और 5 तो बराबर नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल होगा। ऑप्शन दूसरे में आ जाते हैं, x बराबर 2 लिखा हुआ है, y बराबर 3 लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करने की ट्राई करते हैं। x की जगह 2 ये रहा 2, y की जगह 3 ये रहा 3, 2 और 3 को जोड़ो तो कितना बन रहा है 5, बराबर में भी कितना है 5, मतलब अपना ये ऑप्शन तो क्या है भाई एकदम सही है। अब बात करें अगर हम तीसरे की, x की जगह 4 y की जगह 2 रखो, देखे यहाँ पर x की जगह 4 y की जगह 2 कितना बन रहा है 6, क्या 6 5 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं चौथे की तो x बराबर क्या रखूं 3, तो 3 प्लस y की जगह कितना 2, 3 और 2 कितना होता है 5 और बराबर में भी कितना है 5, तो ये जो मैंने ऑप्शन रखा है वो एकदम क्या है भाई सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपने क्या गया है सही। कौन से दो ऑप्शन से आ चुके हैं, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अच्छा इनके अलावा कोई और वैल्यू संतुष्ट नहीं करती क्या, अब आप समझ तो गए ना संतुष्ट का क्या तात्पर्य होगा, और कोई वैल्यू संतुष्ट करिए क्या, देखते देखे क्या मैं x बराबर 1 और y बराबर 4 लिखूं तब भी संतुष्ट करेगा, क्या मैं x की जगह 0 लिख दूं और y की जगह 5 लिख दूं तब भी संतुष्ट करेगा, क्या मैं x की जगह अपने पास में माइनस का 2 रख देता हूं और y की जगह 7 रख देता हूं, तो देखो देखे माइनस का 2 प्लस का 7 फिर भी क्या बनेगा 5 बनेगा। तो अब आपका सवाल, मेरा सवाल ये है आपसे कि ऐसी कितनी वैल्यू रखूं कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, कितनी वैल्यू 5 है 7 है 10 है 15 है 16 है 50 है 100 है, इनफाइनाइट नंबर है, कितनी है अनंत संख्या है जिससे इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट होना पड़ेगा। अनंत है, अनंत में मतलब अभी तो मैंने 4 5 रखी, आप और मान सोचते जाना, अनंत ऐसे मान है जिनसे ये रैखिक समीकरण संतुष्ट होगी। किसी दिन जब हम इसके ग्राफ पर डिस्कस करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, जब कभी इसके ग्राफ हम आने वाले हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, और ये पॉइंट होने वाला है अपने पास में 0 5 और ये पॉइंट होगा अपने पास में 5 0। किसी दिन इसके ग्राफ पर आएंगे तब। अब अगर मैं बात करूं इस रेखा की समीकरण को ये कहां कहां संतुष्ट हो रही है, तो देखो इतने कितने पॉइंटों पर ये संतुष्ट हो रही है, जो इस पर पॉइंट है कितने पॉइंट आप अंदाज लगा लो, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनंत बिंदु है इस पर। तो कहने का तात्पर्य एक रैखिक समीकरण केवल कितने बिंदु से संतुष्ट हो सकती है, अनंत बिंदु से, केवल एक रैखिक समीकरण। अगर हम बात करें संतुष्ट होने की तो अनंत पॉइंट आ गए अपने पास में। अच्छा आगे की डिस्कस, संतुष्ट होने का मामला तो बहुत बढ़िया था कि सर अनंत बिंदु हो गए जिससे कोई रैखिक समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं रैखिक समीकरण युग्म की तो अपना क्या तात्पर्य होगा, रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण कितनी आएगी, तो जैसे एक समीकरण तो लिख लेता हूं x प्लस y बराबर 5 लिख लेता हूं, एक समीकरण x माइनस y बराबर अपन 5 लिख लेते हैं, दूसरी समीकरण क्या लिख लेते हैं अपन 5। तो अगर मैं बात करूं 5 थोड़ा इजी हो जाएगा, ये तो कोई दूसरा चेक करते हैं ना, उदाहरण कोई दूसरा ले लेते हैं, एक ले लेता हूं x प्लस y बराबर 7, तो एक x माइनस y बराबर 4 3 ले लेते हैं ना, 3 ले लेते हैं, x माइनस y बराबर क्या ले लिया मैंने 3, ये दोनों समीकरण मैंने साथ में ले लिए। अब देखो एक एक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो अनंत बिंदु समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, कहने का तात्पर्य इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अनंत पॉइंट है मेरे पास में,
इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए भी अनंत बिंदु है मेरे पास में। पर अगर सवाल मेरा ये है कि ऐसे बिंदु बताओ जो इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे, ऐसे कितने बिंदु है जो एक साथ संतुष्ट करे? कहने का तात्पर्य x की जगह यहां 5 लिखो तो यहां पर भी 5 लिखो, यहां y की जगह आप अगर 2 लिख रहे हो तो यहां पर भी 2 लिखो, फिर संतुष्ट हो रही है क्या, वो मेरा तात्पर्य है। तो ऐसे कितने बिंदु आ सकते हैं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे? तो अगर मैं x की जगह लिख देता हूं मेरे पास में, x की जगह अगर मैं 5 लिख दूं तो y की जगह मैं 2 लिख दूं, तो सोचना यहां पर अगर मैं 5 रख रहा हूं x की जगह तो देखो 5 प्लस कितना हो रहा है 2, कितना बन रहा है 7, मतलब ये समीकरण का तो काम हो रहा है। यहां पर देखो देखें, अगर मैं 5 लिख दूं फिर मैं क्या लिख देता हूं माइनस का 2 लिख देता हूं तो कितना बन रहा है मेरे पास में 3 बन रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब इनकी जो साथ में वैल्यू होगी वो x बराबर 5 होगी और y बराबर क्या होगी 2 होगी। इनके अलावा अगर आपके कोई दिमाग में मान आ रहा है ना कि सर ये रखो ना तब भी दोनों एक साथ संतुष्ट होगी, तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सर मेरे दिमाग में ये वैल्यू आ रही है, आप ये मान एक साथ रखो फिर भी तो ये संतुष्ट हो रही है। तो आप ये कमेंट कर सकते हो कि कौन सी और वैल्यू संतुष्ट करेगी। हालांकि मेरे दिमाग में तो यही वैल्यू थी जो इसको सेटिस्फाई कर रही थी। आगे हम कारण भी समझेंगे इनका, केवल यही करेगी, इसके अलावा भी कोई करेगी या कोई नहीं करेगी, वो हम आगे की और डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ेगी। हाल फिलहाल मेरा मुद्दा ये था कि x की वैल्यू 5 आ चुकी है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो अपन इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोई दो मान बता दो x और y के। इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले दो कोई मान। अब उन मानों को निकालने के लिए चलो या तो अपने फर्जी तरीका लगा लिया कि x की जगह 5 y की जगह 2 लिख लेता हूं, परंतु हर बार ये तरीका लगे संभव नहीं है। तो अपने जो मैथमेटिक्स है उसमें इस समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को सरल कर लो और x और y का मान निकालने के लिए अपने को कुछ मेथड दिए गए हैं भाई, कुछ विधियां दी गई है। उन विधियों की अगर मैं बात करूं तो 2 विधियां हैं अपने पास में। कितनी विधियां हैं भाई? 2 विधियां। एक तो विधि है ग्राफ विधि, ग्राफ वाली विधि या ग्राफिक मेथड, ग्राफ विधि। एक दूसरी विधि है मेरे पास में बीजगणितीय विधि, बीजगणित विधि, एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणित विधि। अब अगर मैं बीजगणित विधि को बात करूं, ग्राफ विधि अपने सबसे पहले ग्राफ विधि आ जाती है। अगर मैं बीजगणित विधि की बात करूं तो इसको वापस 3 में डिवाइड कर रखा है। एक तो आती है अपने पास में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक आ जाती है अपने पास में विलोपन विधि, और एक मेथड और आ जाता है अपने पास में और उसका नाम होता है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां हैं बीजगणित विधि में, और एक अपने पास में मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड या ग्राफ विधि, ग्राफीय विधि द्वारा। प्रश्न में साफ साफ लिखा आएगा ग्राफीय विधि द्वारा। इसको आप लिख सकते हो ग्राफीय, क्या लिख सकते हैं अपन भाई इसको? ग्राफीय, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि हो गई, बीजगणित विधि हो गई। बीजगणित विधि के फिर 3 पार्ट कर दिए, कौन कौन से? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। अब ग्राफीय विधि हल्का हल्का इनका मैं बेसिक बता देता हूं आपको क्या क्या होता है। ग्राफीय विधि में हम जब सोल्व किए जाते हैं तो अपने पास को ग्राफ बनाना पड़ता है। फिर उस ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ आपने हल्का हल्का अगर पढ़ रखा है तो इस प्रकार का कोई ग्राफ होता है। इधर एक्स अक्ष होता है, इधर अपने पास में ये वाई होता है, एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है। फिर इसमें लाइनें खींची जाती है अपने पास में, जैसे ये 2 लाइनें खींच दी तो ये लाइनें यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी। कभी क्या होगा कि 2 लाइनें इस प्रकार से जाएगी, कभी क्या होगा ये लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन टिक जाएगी। इस प्रकार के अलग अलग अपने पास में बनने वाले हैं। वो विधि क्या कहलाने वाली है? ग्राफीय विधि। अच्छा, इसमें तो क्या हुआ था, लाइनें कट कर रही थी, दिख रही थी साफ साफ ये हो रहा मामला। परंतु अगर ग्राफ बिना अपने बनाए सोल्व करना होता तो भी अपने पास मेथड है। क्योंकि जैसे हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो वहां तो अपने को मेथड रखेगा एक्स वाई का मान निकालना, वहां तो विधि तो मेथड रखेगी नहीं, अपने पास में मेथड नहीं रखेगी। अपने को तो एक्स और वाई का मान चाहिएगा, तो वहां पर आप ग्राफिक मेथड लगाने बैठे तो कितना लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा। पहले दोनों की टेबल बनाओगे, फिर ग्राफ लोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, तो उससे लंबा चौड़ा सवाल होना अपने को। तो मेन मुद्दा अपने का है कि एक्स और वाई का मान कैसे निकालना आगे के लिए।
अल्पलाभ मेथड तो सब बताएंगे आपको, पर मेन मुद्दा है अगर अपने को ग्राफ में आगे लंबा हो रहा है तो हम शॉर्टकट किससे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। इससे सबसे इजी सवाल होता है वज्र गुणन विधि से। हालांकि विद्यार्थी से भागते रहते वज्र गुणन विधि से, सर छोड़ो ना ये ठीक नहीं है, बाकी सबसे इजी मेरे को कोई मेथड लगता है तो वो है मेरे पास में वज्र गुणन विधि। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको रिमूव कर दिया है, बहुत महान है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं प्रतिस्थापन और हम बात कर लेते हैं विलोपन की। प्रतिस्थापन शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्रतिस्थापन रिप्लेस करना, कोई वैल्यू उठाना उसको दूसरी जगह रखना, प्रतिस्थापन करना उसको रिप्लेस कर देना इधर उधर, ठीक है। विलोपन, लोपन, किसी चीज को डिलीट करना किसी करके, विलोप करना विलोपन विधि कहलाएगी। उसके बाद में वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आप समझ गए होंगे, इधर उधर ये गुणा नहीं होते क्या अपने पास में, तिरछे गुणा करना, वो अपने क्या होने वाली है, वज्र गुणन विधि। तो तीनों विधियों का ग्राफ हम भी पढ़ेंगे, ग्राफ भाई सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अपन हाल फिलहाल अपना मेन मकसद xy के मान निकालना सीख लेंगे तो ग्राफ अपने हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाला है अपने पास में कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होगी, इससे समीकरणों को सोल्व कैसे किया जाएगा, इससे एक्सरसाइज में सवाल कैसे बनते हैं, इसमें बोर्ड में सवाल कैसे बनते हैं, कंपटीशन में कोई सवाल कैसे बनते हैं, इस टाइप की समीकरण 12th में कैसी आती है, उन तमाम सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे अगली क्लास में आएंगे अपने सबसे पहला मेथड उठाने वाले हैं और वो उठाने वाले हम प्रतिस्थापन विधि से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में विलोपन पढ़ लेंगे, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सिलेबस में ये 2 ही दिन की इस बार हटा दी है और वापस देख लेंगे अगर हटाई नहीं हटाई, पर अपन इसको करने वाले हैं। आप भी एक बार देख लेना हटाई कि नहीं हटाई, परंतु हटाई या नहीं हटाई वो अपने मैटर नहीं रखता, हम इसको करने वाले हैं। और ग्राफ की विधि हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो वापस अब जब कल की क्लास आएंगे तो स्टार्ट कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। बहुत बहुत धन्यवाद।